मैं कर्नल केसी मिश्रा हूँ। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ 2007 में और प्राकृतिक खेती के साथ लगाव होने की वजह से जैविक खेती से शुरुआत करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ अब थोड़ा सा अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति से सामंजस्य बिठाना इतना आसान तो नहीं है, पर एक प्रयास है कि हम प्राकृतिक खेती को वो स्वरूप दे सकें और उनसे वो उपज ले सकें जिसकी हर किसान को अपेक्षा होती है। ये हमारी गौ माताएँ हैं, गंगा तीरी प्रजाति की ये है हमारी नस्ल और यही सबकी माता हैं। इन्हीं की सारी संतानें मेरे पास में हैं। अगर देखेंगे तो इनसे पीछे थारपाकर नस्ल की बछिया जो है ये इनकी तीसरी संतान है मेरे पास में, और ये चौथी संतान जो इनकी है साहिवाल नस्ल की बछिया इन्हीं की है, और इनकी दूसरी संतान ये है जो प्योर देसी ब्रीड की है और ये गौशाला से लाई गई थी और यहाँ आने के बाद में इन्होंने अच्छा साथ दिया है। और अभी तक खुशी की बात ये है और इनकी ये काबिलियत है कि आज तक इन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया है। पाँचों के पाँचों बच्चियाँ हैं। इनकी दूसरी हमारे पास में जो बड़ी बच्चिया है उनका ये बच्चा है थारपाकर नस्ल का नंदी है। बहुत देखने में सुंदर, आप देखेंगे कि अलग थलग इसका कलर है, ब्राउनिश है, आंखें लाल हैं, खुर भी सफ़ेद है, तो देखने में बहुत, और ये सारे बहुत प्यारे हैं। सबके सब का लगाव इतना होता है कि देखते ही खड़े हो जाते हैं कि कुछ न कुछ अभी प्यार दुलार और कुछ खाने के लिए मिलेगा। ये देखिए अब इनको यही सब की संभावना रहती है और ये अगर इनसे बात ना करो तो कपड़े खींचना शुरू कर देते हैं। ये इनसे बात कर रहे हैं, हमारे से क्यों नहीं कर रहे हैं। इसे आए तो अगर आप देखेंगे कि ये 3 सेगमेंट है हमारे यहाँ पे। इनके लिए चारे की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पे हमारे पशु खा लेते हैं। यहाँ पे हमारे स्टाफ बैठते हैं और इनको रात्रि में यहाँ बांध देता है, दिन में इधर बांधा जाता है। हमारे पास गौमूत्र की कलेक्शन की यहाँ व्यवस्था है और जो इनका गोबर हमें मिलता है उसको हम ले जा करके फिर वैल्यू एडिशन करते हैं। जो हमारी खेती के लिए जो मिनरल्स और विटामिन की जो ज़रूरत होती है, जिनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे को उसमें बढ़ोतरी करने का एक प्रयास करते हैं। और उसके बाद जब उसको कंपोस्टिंग हम अपने तरीके से करते हैं तो वो थोड़ा कम समय लेता है और बहुउपयोगी हो जाता है। तो इस तरीके से आगे चल के उसको देखें। पौधों के बारे में करें तो ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया था जिससे छाया आती तो हमारे पशुओं को धूप नहीं मिलती थी। ये फालसा का पौधा है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फल छोटे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे गर्मियों के समय पे जब इसमें फलत होती है तो सारे के सारे बच्चे गाँवों से आ जाते हैं उनको खाने के लिए। हम आगे बढ़े तो आपने जैसे विलुप्त प्रजातियों के बारे में पूछा था, तो ये भी विलुप्त प्रजाति है। हम लोग इसे खिरनी के नाम से जाते हैं। पीले फ्रूट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। बहुत लंबी उम्र के बाद में ये फ्रूटिंग देना शुरू करते हैं और जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं से मुझे 2 पौधे मिल पाए थे, एक नहीं है और एक पौधा ही बचा हुआ है। अगर हम बढ़ें तो ये हमारा क्रिकेट बॉल चीकू है जिसमें 100 ग्राम तक के फल आ जाते हैं। 12 महीने ये फल से लगा रहता है। फूल भी आते रहते हैं। फ्रूट में छोटे साइज़ भी मिलेंगे, बड़े साइज़ मिलेंगे, पका हुआ भी मिलेगा। लेकिन पकने की बहुत आयत इसमें 2 सीजन्स में होती है। अभी ये मार्च के करीब ये पूरे तरीके से पक करके ख़त्म हो जाएगा और दूसरी बार ये करीब सितंबर के आसपास में भरपूर पकन मिलती है। बाकी फल फूल पौधे में हमेशा आपको दिखाई देते रहें। का अपने सीड से प्रोपोगेशन होना बहुत डिफ़िकल्ट है। 5% की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसका जो मूल वृंद जो आपने जैसे कहा कि खिरनी के पौधे से या तो इसको ट्रांसफ़र किया, दूसरा है इसका महुआ। इन दोनों के साथ में इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है और वही पौधा प्रोपोगेट होकर के हमारा जो है चीकू का बनता है। लेकिन मैं आपको खुशी की एक बात बताता हूँ, मैंने इन पौधों में से जो कुछ रेयर टाइप के हमारे पास में चीकू की 4 प्रजातियाँ हैं, जैसे वेरिकेटेड चीकू हो गया, पिंक फ्लैश चीकू हो गया, बनाना चीकू हो गया, तो मैंने इनके बीजों से प्रयास किया और मेरे पास में 3 या 4 पौधे अभी तैयार हो गए। आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा। उनसे मैं इनकी ग्राफ्ट करने की कोशिश करूंगा, एक एक वैरायटी की, देखें कितनी सक्सेस मिलती है। महुआ से हमने एक बार ग्राफ्ट करवाई थी। वो प्लांट हमारे कोई विजिटर आए और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ही चाहिए, तो वो लेके चले गए। और दूसरा जो है महुआ से जो दूसरी ग्राफ्टिंग की गई थी, हमारी गंगा एक बार खुल गई थी, उन्होंने उसको नुकसान कर दिया, पॉट नीचे को टूट गया, तो इसलिए ग्राफ्ट हमारी टूट गई।
तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये इन्हीं दो चीज़ों से हो पाती है, बीजों से कभी इसका प्रोपगेशन नहीं हो पाता। या अलग अलग प्रजातियों को हम ले करके, यहाँ पे हमारी कुछ विशेष प्रजाति के अमरूद के पौधे हैं। ऑल टुगेदर हमारे पास में करीब 28 प्रकार के अमरूद के पौधे हैं, जिनमें कुछ बहुत विशेष प्रकार के पौधे हैं। जैसे वहाँ पे देखेंगे आप बीच में वो पौधा जो है, ये नाशपाती के जैसी शक्ल वाला और उसी तरीके से उतनी हल्की खट्टी और मीठी मिठास लेकर के पौधा है, और ये बहुत ही अच्छी फलत देता है, बहुत ही सुंदर बब्बू गोशा के तरीके से एकदम से पकने के बाद में बहुत शाफ्टर हो जाता है। और हम समझते हैं कि मेरी समझ में जितना मैंने अमरूदों को, जितनी प्रजातियां मेरे पास में, जैसे 28 प्रजातियां बताई, उन सब में ये वन ऑफ द बेस्ट हमारी समझ से आता है। और जो भी आते हैं विजिटर्स हमारे, खा करके भी इस चीज़ को बोलते हैं। ये हमारी देसी आलू की प्रजाति, जिसको लाल आलू कहते हैं, ये सफ़ेद छिलका लाल होता है, अंदर से ये सफ़ेद होता है। लेकिन हमारे पास आलू की और भी प्रजातियां हैं, आगे चल के हम उनके बारे में बताएंगे, जो बिल्कुल ब्लैक भी हैं, बिल्कुल रेड फ्लश वाली भी हैं, और बिल्कुल सफ़ेद भी हैं। एक पौधा यहाँ देखेंगे आप, मसालों में आता है, पिपली का पौधा, ये भरा हुआ है फलों से। अगर आप नज़दीक जाएंगे तो इसका जो है मसालों में यूज के साथ साथ में सांस की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ये देखिए, जैसे ये फल लगा हुआ है, काफ़ी लोग आते हैं, तोड़ते हैं, मधु के साथ सूखने के बाद में अगर इसको आप खा के टेस्ट करेंगे, तीक्ष्णता लिए हुए है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इतनी ज़्यादा फलत में आ जाता है, इसके सैकड़ों पौधे हम लोगों को प्रेरित करके दे चुके हैं। लोग डिमांड भी करते हैं, हमें भी खुशी होती है कि ले जाएं अपने घरों में और इसका उपयोग करें। देखेंगे ये काला अमरूद है, वन ऑफ द रेयरेस्ट, बहुत इसमें आयरन की प्रचुरता होती है, और ये खाने में, जिनमें भी आयरन होता है उसमें मिठास कहीं ज़्यादा होती है, और ये अच्छी एक प्रजाति है, फलत भी खूब देती है। हमें बार बार इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है, चीकू भी बढ़ता रहता है, ये भी बढ़ता रहता है। ये देखने में भी खूबसूरत है, और इसके पत्ते बड़े बड़े हैं, और इसको हाथी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इस पौधे का नाम ही दे दिएगा एलिफेंट फ्रूट। ये कैंसर रोधी है, और कैंसर में विशेष तरीके से उपयोग में लाया जाता है। इसके फलों का कंकॉक्शन बनाते हैं, और ये उड़ीसा के जंगलों से मंगवाया गया है। वहाँ पे भुवनेश्वर में एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ से मंगवाया गया। इसका और पौधा आपको आगे देखने को मिलेगा। ये केला भी एक अपने तरीके का अलग केला है, जो छोटा, मोटा और बहुत ज़्यादा मिठास लिए हुए है, काफ़ी अच्छी फलत आती है, पेड़ में पक जाता है। हमें पिछली बार पेड़ से ये प्रतिदिन तोड़ के खाने के लिए मिला था। ये जो हमारी काजी गोंडा प्रकार की जो बेल है, जो हाथ से ही टूट जाती है, हालांकि इसका एक दूसरा पौधा था, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन इसमें अभी फलत नहीं आई है, पर ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत जो फल वाले वृक्ष को हम देख चुके हैं। ये इधर देखेंगे तो आप सफ़ेद जामुन है, ये इसमें फलत आने लगी है, और एक इसमें बहुत अच्छी फलत आती है, मिठास बहुत अच्छी होती है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसको अभी प्लांट के शेप में दे पाए हैं हम, और अगली बार उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छी फलत आएगी, क्योंकि हर हमारे विजिटर्स को खाने को नहीं इस बार मिल पाया था। नीचे आप देखेंगे खेतों में, तो ये जो मटर है, हालांकि कम इस बार जर्मिनेशन हुआ है, लेकिन ये सलाद मटर है, ये हरी मटर खाई जाती है छिलके के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस खेत में पहले मूंग की फसल ली गई थी, कुछ दाने जो गिर गए हैं, अपने आप ही दोबारा देखेंगे अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं। सोया बहुतायत में मुझे बड़ी खुशी होती है जब अपने विजिटर्स को मैं 1 केजी 2 केजी उनकी ज़रूरत के हिसाब से दे पाता हूँ। ये बहुतायत में है, और जब बच जाती है तो मैं, हमारी गौ माता इसको खाती है। इस वक्त जी मैंने इस खेती के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, ये संयोग है कि ये धरती माँ मेरे पास में आ गई। और बिल्कुल आपने सत्य कहा कि यहाँ दिन में भी आना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे ऐसे 15-15 फीट ऊंचे मौंड मिलते थे, और सारे तरीके के जंगली जानवर, सियार हो गया, दूसरे और हो गए, और गो की प्रजातियाँ सब इसमें टहलती रहती थी। जंगली कीकर के पेड़ थे, दूसरे और चीज़ों के पेड़ थे। और ये 3 लेवल पे हमारी खेती है। एक सबसे गहरी जो है वो 4 फीट गहरी होगी, उसके बाद में 2 फीट की ऊंचाई पे एक और है, उसके बाद में 1.5 फीट की ऊंचाई पे और है, और उसी लेवल को मैंने मेंटेन किया। इस ज़मीन को बराबर करने के लिए
और चूँकि 26-27 साल से इसमें कोई खेती नहीं हुई थी, तो बहुत प्रयास करना पड़ा और तकरीबन 37 डेज़ तक 3 ट्रैक्टर्स लगातार 18 घंटे काम करने के बाद में हम इसको थोड़ा-सा समतलीकरण उस लेवल के हिसाब से कर पाए। और मेरा सबसे पहले प्रयास था, मैंने आने से पहले एक मन में उत्कंठा ज़रूर थी कि जैविक खेती अपने गाँव में करूँगा। किन्हीं कारणों से मुझे शहर में रह जाना पड़ा और यहाँ आने के बाद में मैंने उस विधा को, जो है जापानी टेक्निक थी, उनके कल्चर से पहले खाद बनाने के लिए जैविक खाद बनाने का, कंपोस्ट विधि से, वर्मी कंपोस्ट से और दूसरी और विधाएँ जितनी थी, पूषा से तमाम किताबें लाने के बाद में एक अच्छा अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद में मैंने 2008 में यहाँ पे इन पे आया और ये प्रयास था कि ये ज़मीन की पहले जो सॉइल टेस्टिंग की गई तो काफ़ी कुछ मुझे न्यूट्रिएंट्स और जैसा आपने कहा कार्बन कंटेंट जो कि CN रेशियो 1:10 होना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं था, 0.2 to 0.3 के आसपास में था। तो मेरा एक फोकस हमेशा से रहा है कि इस कार्बन कंटेंट्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं लिग्यूमिनस जो पौधे हैं उनको और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, जिनकी गांठों में बैक्टीरिया बनता है, ऐसे पौधों का और हरी खाद का रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद में गाय के गोबर को पहले परचेज करते थे। अब गौ माता हमें इतना गोबर दे देती है कि मैं इन खातों में उसको वैल्यू एडिशन करने के बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने बनाए हुए, एंजाइम भी अपने बनाए हुए, जो प्राकृतिक रूप से हमारे पौधे हैं। आज मुझे खुशी है ये कहने में कि मेरी गौ माता भी मेरे ही खेत के चारे को खाती हैं और उनका गोबर जो हमारे इन्हीं खेतों में पड़ता है। कभी कोई आ जाता है कि मुझे एक बोरी खाद की ज़रूरत है, मुझे ये वाला चाहिए, तो उनको दे दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल यहीं पे होता है। तो धीरे धीरे कर करके ये परिवर्तन आया है। एकाएक नहीं, टोटल बलुई सैंडी सॉइल थी। आज भी कुछ एरिया में आप देखेंगे तो बिल्कुल सैंडी सॉइल, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम दोमट मिट्टी भी हमारी नीचे धान की अच्छी फसल हम लेते हैं। बाकी चीज़ों, सब्जियों के लिए भी ये मिट्टी में सुधार आया है। ऊपर की जो लेयर है उसमें भी सुधार आया होगा। और मेरे अमरूद के बागीचे अपने जनरल लेवल से 5 फीट की ऊंचाई पे हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर। शुरू करें, विदेशी नहीं है, देसी किस्म है, गुजरात की वैरायटी है केसर, बहुत अच्छी फल देती है। मेरे पास फ्रूटिंग में है ये, और इसकी मिठास और इसकी देखने की जो सुंदरता है, और प्लस साथ साथ जब आप जैविक तरीके से करते हैं तो इसमें एक अलग से चमक भी आपको मिलती है। मिठास तो इन्हांस हो ही जाता है और उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। इस तरीके से इसका उपयोग होता है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये विदेशी मूल का पौधा है, काटीमोन, अक्सर लोग जानते होंगे, और ये इसमें अच्छी फलत आती है। इसमें भी ये फ्रूटिंग स्टेज में है, बहुत छोटा होने के बावजूद भी तो ये अच्छा फल दिया, और इसकी मिठास भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से यहाँ से ले करके हमारे बच्चों के पास तक बॉम्बे, पूना में भी पहुँच गया है ये खाने के लिए। उस तरफ अगर आप कैमरा करेंगे तो देखेंगे आप, वो जो हमारी लहसुन की सभी प्रजातियां, मतलब फूल वाले पौधे हैं, लेकिन वो लहसुन लता के नाम से जानी जाती है। सारे मेडिसिनल वैल्यू इसमें लहसुन के मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति लहसुन नहीं खाना चाहता तो इसकी पत्तियों का उपयोग करके बड़ी अच्छी चटनी बनती है, जो मैं अक्सर अपने मेहमानों को खिलाया करता हूँ। और जब ये फूल आते हैं तो पूरा भर जाता है। उसी के बगल जाली में एक बांग्लादेश का बारी 11 वो पौधा है, उसमें भी फ्रूट आ चुके हैं। बहुत छोटा पौधा है, लेकिन सिर्फ हमने एक सैंपल के लिए एक आम का पौधा लिया था। आपके पीछे एक पौधा है, ये पिस्ता का पौधा है। हालांकि वो साइज़ नहीं मिलती है जो हम अपने घरों में पिस्ता खाते हैं, पर ये छोटी साइज़ होने के बावजूद में मिठास बहुत अच्छी है, फल बहुतायत में आते हैं। इस बार का प्रयास है और कुछ सफल होता दिख रहा है कि इनके पौधों को जर्मिनेट मैं कर पाया हूँ। ये पौधा बारामासी का है, हिमसागर का, हिंदुस्तानी वैरायटी का है। और भी विदेशी मूल के दूसरे पौधे आम के अलावा आपको आगे चल के दिखाएंगे। आम की हमारे पास टोटल 47 प्रजातियां हैं, कुछ बढ़ गई हैं। नाम सारे का एक साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे याद है कि 47 से 48 प्रजातियां मेरे पास में है। ये लाल शरीफे का पौधा है, पिछली बार इसमें फ्रूट आया था, और अभी इस बार देखते हैं किस तरीके की फ्रूटिंग आती है। इसमें लाल पालक लगी हुई है, और संयोग है कि मेरे पास में तुलसी की 5 प्रजातियां थी, कपूर तुलसी, लौंग तुलसी और जंगली तुलसी, काली तुलसी, हरी तुलसी, पर मैं संयोग से हमारी जो देसी प्रजातियां इन्हीं को बचा पाया। कपूर तुलसी, लौंग तुलसी, वन तुलसी, ये सब तो खराब हो गए, सिर्फ हरी और श्यामा तुलसी और रामा तुलसी यही 2 मेरे पास में बच पाई हैं। और ये कि पौधा जो देखेंगे आपके सामने ही है,
ये स्टार गूजबेरीज के नाम से है और ये कैंसर रोधी पौधा है, बहुत ही अच्छा है। वेरी एज इट इज़ महंगी होती है, खाने में भी स्वादिष्ट होती है, लेकिन ये कैंसर में इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है। ये एक बगैर सीड वाला नींबू है और ये हमेशा बंचेज में आता है और ये देखिए 10 से 12 एक बंच में आएंगे। ये 100 ग्राम तक हो जाते हैं। पकने के बाद में इनकी खूबसूरती, इनकी महक आपको प्रेरित करती है कि आप खाएं नहीं, इसको कुछ दिन तक रखे रहें। लेकिन स्वाद भी बहुत अच्छा है, जूस भी बहुत अच्छा है। एक ही जगह नहीं, हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे ऐसे बंचेज में आएंगी और ये साथ में बड़े होने के बाद में एकदम ज़मीन पे चली जाती है। तो जहाँ भी आया है सब बंचेज में आपको दिखाई देगा, जो आ रहे हैं उनमें भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो काफ़ी शानदार है। ये हमारा कच्चा गोबर है, वहाँ पे तैयार खाद डाल दी गई है। ये 90% तैयार हो चुकी है, वो भी जो हमने कवर किया हुआ वो भी तैयार है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए हमारा एक जैसे लिखा हुआ है एडवांस जीवामृत भी कुछ लोग बोल लेते हैं, पर ये एनारोबिक कंडीशन से बना करके और जितने हमारे धरती माँ को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारी की प्रचुरता है इनमें। कहने के लिए मैं लैब टेस्ट तो नहीं करवाया, 12-13 के पता लग पाए हैं हमें। इसमें 108 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और विटामिन मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज का जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो इतनी कन्वर्टेड हो चुकी है कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं और खाने का तरीका तक हमें नहीं मालूम है। प्रकृति ने जो दिया है, सिर्फ हम एक अपने खाने की पद्धति को अगर चेंज कर दें तो 60% बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और अगर हम थोड़ा सा उसको गुणवत्ता ले आएँ, उसमें जैविक की तरफ चले जाएं या प्राकृतिक खेती से उत्पन्न अनाजों को हम खाएं और खाने के तरीके से खाएं, तो हमारी बीमार होने की संभावनाएं 0 के करीब आ जाती हैं। आप अगर एकदम से किनारे की तरफ आइएगा तो इसमें लिखा हुआ सेमल फूल का एंजाइम। सेमल जो रुई होती है उसके फूलों की जब वो फूल गिर जाते हैं, उन फूलों को लेकर के हम ये एंजाइम बनाते हैं। इसके बनने में 90 दिन का समय लगता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम की प्रचुरता है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक, इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी। अगर इसको बहुत हाइजीनिकली तैयार किया जाए तो इसका मानव शरीर में मैग्नीशियम बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, पानी के साथ डाइल्यूट कर करके। और ये 10% के रेशियो में डाइल्यूट करके खेतों में स्प्रे करने से खेतों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, एक स्पेशल मैग्नीशियम तत्व को बढ़ाने के लिए इसको लिया गया है। और जिसकी वजह से अब ये देखें खट्टा एंजाइम है। ये एंजाइम को भी खट्टे सब्सटेंस जो फल फ्रूट होते हैं, जैसे हमने तो नींबू लिया है और जो कुछ और चीज़ों को मिला करके मैंने इसको बनाया हुआ है। इसमें भी 90 डेज लगते हैं फर्मेंट होने में और तैयार होने में। एयर टाइट करके रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जब ये हो जाते हैं तो किसी भी फसल के लिए अगर उसमें फलन और पुष्पन को ज़्यादा आपने बढ़ाना है तो उस समय से पहले इसका स्प्रे किया जाता है। कड़वा एंजाइम है ये प्राकृतिक कंट्रोल के लिए, जो हमारे जीव इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं या दूसरी और चीज़ें आ जाती हैं, उनके रोकने के लिए हम कड़वा एंजाइम, इसके साथ साथ में इसमें आयरन और दूसरी चीज़ों की भी प्रचुरता है, तो ये खाद के रूप में भी काम आता है और प्लस साथ साथ में उन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी काम में आता है। ये कड़वा एंजाइम है। ये पाइनएप्पल का एंजाइम बनाया हुआ है, जिसको कि पौधों में वो गुणवत्ता जो आपके ये अनानास से मिलती है, यानी कि मिठास और साथ साथ में उसमें अपने आप को प्रतिरक्षित करने की जो उसमें जो उसके कांटीले टाइप के जो सेगमेंट बने हुए होते हैं, और साथ साथ में इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी तत्व मिलते हैं। तो इनका भी स्प्रे कभी करने से खेतों में अच्छी रिजल्ट देखने को मिलता है। गो कृपा अमृतम, आप सब ने गोपाल सुतारिया का नाम सुना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। गिर गायों की गौशाला उनके पास में है और उनका कहना है कि मैं अभी जा नहीं पाया हूँ वहाँ तक, कि गो कृपा अमृतम को अगर आप कायदे से तैयार करते हैं कि एक अकेला ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है कि सारी खेती को, सारी जो उसके ज़रूरतें हैं, ज़मीन की ज़रूरतें, उनको पूरा कर सकता है, लेकिन मात्रा थोड़ी ज़्यादा और मल्टीपल टाइम देने पड़ेंगे। तो मैं गो कृपा अमृतम का कल्चर भी मेरे पास में, मैं अपना तकरीबन 2 सालों से संरक्षित भी करता हूँ, लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को देता हूँ, अपनी ज़रूरत के लिए इसको तैयार भी करता हूँ। इसी तरीके से ये एक संगम खाद है जो कि गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ बनाई जाती है, कुछ और चीज़ें उसमें मिलाई जाते हैं, कई तत्व। इन सारे के मेरे पास में राइटअप हैं,
जिनकी किस तरीके से किन बीमारियों में काम आता है, क्या क्या गुण हैं इनमें, क्या क्या चीज़ें इनमें मिलती हैं, सारे चीज़ों को इनक्रिप्टेड हैं, वो मैं आपको दे दूंगा सो दैट कि इसके साथ साथ में लोगों को पता भी लगते रहे। ये सीधे गाय के गोबर के हमने इसमें कंपोस्टिंग की, लेकिन इसका हम वैल्यू एडिशन करते हैं और जीवनी शक्ति पैदा करने के लिए इसमें कुछ चीज़ों का अलग से समावेश करवाया जाता है। तो इसका टाइम, डिकम्पोज होने का टाइम भी कम हो जाता है। नॉर्मली 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन मैं 2 महीने के अंदर में ये हमारी खाद तैयार हो जाती है और बिल्कुल से भुरभुरी खाद हो जाती है। इसमें कोई स्मेल नहीं होता और ये सारी न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर देती है जितने की भी हम बात करें। तो इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो डाइजेस्टर है, अंग्रेजी का शब्द है कि प्राकृतिक रूप से कैसे पाचन शक्ति बढ़ाए। तो मतलब ये है कि इसमें इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, 100, मैंने आपसे पीछे बात करी थी तो 108 मिनरल्स विटामिन्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हमने करी थी। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें किन किन चीज़ों में मिलती हैं, उन सब का समावेश करना पड़ता है। अगर मैं नटसेल में आपको चार्टर करूँ तो बताऊँ, सबसे पहले इसमें गोमूत्र की बहुतायत होती है, गोबर इसको डाइल्यूट करके डाला जाता है। इसके बाद में इसमें गुड़, जो सारे बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए गुड़ एक ऐसा माध्यम है जो उनको मल्टीप्लाई करता है, उनकी कॉलोनी को डेवलप करता है, तो वो गुड़ डाले जाते हैं। फिर इसमें चावल की माड़, ऐसे चावल जिनमें माड़ की बहुतायत होती है, देसी नस्ल के जो चावल है उनको पका करके ठंडा करके उसको डाला जाता है। मट्ठा डाला जाता है बहुतायत में, क्योंकि ये 2000 लीटर का है तो इसमें मुझे करीब 1700-1800 लीटर जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उन सब चीज़ों को मिलाना पड़ता है। तो इनकी एक सेट मात्रा है, वो परसेंटेज है, उसके हिसाब से डाला जाता है। और डाइजेस्टर इसलिए कि पहली बार जब आप इसमें डालेंगे तो इट टेक्स 56 डेज टाइम पूरा उसको डिकम्पोज करने के लिए। अब आ गया एनारोबिक का। तो हमारी कंडीशन 2 होती है प्रकृति की, एरोबिक एंड एनारोबिक। हम जहाँ खड़े हैं एरोबिक कंडीशन है, सूरज की रोशनी हमें मिल रही है, वातावरण की हवा हमें मिल रही है। एनारोबिक तब ये हो जाएगा जब उसकी सूरज की रोशनी ना लगे और ये बाहर की हवा उसको इफेक्ट ना करे। तो आप देखेंगे चारों तरफ से वो सील्ड है और इसमें सिर्फ जो गैस बनती है वही निकालने के लिए एक वेंट लगा हुआ, धीरे समय पे हमें कभी उसको खाली करना पड़ता है। इसी को अगर हम पाइपिंग कर लें या बड़ा बैग होता तो हमारे घरों में इस गैस की उपयोगिता हो सकती थी। तो एनारोबिक तब होती है जब बाहर सूरज की रोशनी ना लगे, चारों तरफ से सील होने को सूरज की रोशनी नहीं लगती। और ये बहुत थिक है, जो ये बैग है वो इस तरीके के मटेरियल का बना हुआ है जिसको केमिकल रिएक्शन नहीं होता जो भी आप डालेंगे। इसमें तकरीबन 15 तरीके की जड़ी बूटियाँ भी डाली जाती हैं और इसमें 5-6 तरीके वो चीज़ें हैं जिनको जानवर नहीं खाते हैं। तो एक इंसेक्टिसाइड का भी ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे धतूरा नहीं खाते हैं वो भी डाला जाता है। पीपल के पत्तों में ऑक्सीजनेशन की बहुत प्रक्रिया होती है तो वो डाले जाते हैं। हमारे शरीफे के पत्ते को जानवर कम खाते हैं, वो डाला जाता है। आगे आपके सामने धतूरा है, इनके पत्तियों को डाला जाता है। ये मीठी नीम डाली जाती है, नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। तो सारे मिला करके करीब 14 तरीके के ऐसे पत्तों को इनमें कटिंग करके डाली जाती है। सहजन की पत्तियां हैं, सारे मिनरल्स और विटामिन को। तो दही में आप देखेंगे वो बहुतायत होती है। तो सब मिला जुला करके ये सारी चीज़ें जो इनमें हम इसमें ऐड करते हैं वही मिला करके 108 की मात्रा को बनाती हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे अगर आप चारों तरफ निगाह दिखाएंगे तो आपको कुछ लटकते हुए गोल गोल फल दिखाई देंगे। हरी पत्तियों से भरा हुआ ये एक आपका सेगमेंट है। इसको कहते हैं हम पैशन फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम कृष्ण फल भी है और ये इसको कभी कभी राखी बेल के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि इनके फूल, इस पर्टिकुलर फ्रूट के फूल और राखी बेल के फूल भी तकरीबन एक जैसे मिलते जुलते हैं और ये फल में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिर्फ फूलों में रह जाता है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो हमारे पास में 3 प्रजातियां लगी हुई हैं 3 से 4 मीटर की दूरी पे। एक ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये बैगनी रंग की प्रजाति है। जब पकता है तो ये देखिए ऐसे कलरेशन चेंज होता है, लेकिन जब इसमें पल्प बनेगा अंदर जिसको कि हम यूज करते हैं तब ये सिकुड़ना शुरू होता है और सिकुड़े हुए जो फल दिखाई देंगे वो देखने में आपको ख़राब लगेंगे, लेकिन उसके अंदर पल्प आपको मिलेगा। इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो मेरी जानकारी में जितनी है, जो पढ़ करके मैंने देखा है, इसमें तकरीबन 39 बीमारियों को ठीक करने के लिए इसमें गुण हैं और ये इसमें 43 टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। सुपर फूड में आता है ये। और ये विशेषता की बात करें तो 5 जो मेजर हमारी बीमारियां हैं, हार्ट की हो गई, किडनी की हो गई, लंग्स की हो गई
और जो बीपी की जो समस्याएं हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ये गुणकारी है। और इस बार हमारे पास में अच्छी फ्रूटिंग आई है, पहली साल में ये अभी 1 साल के पौधे हैं और अच्छी फ्रूटिंग इस बार आई है बैगनी रंग में। और ये बहुतायत में होने की वजह से मुझे खुशी है इस बात की कि पहली बार में इतनी अच्छी फसल आई है। हालांकि मैं ग्रीन को तकरीबन कई सालों से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी इतनी फसल इस तरीके से नहीं आई। ये पीले रंग का है, इसमें इस बार 1 या 2 फ्रूट आए हुए हैं, रंग बदलने के बाद में हम देखेंगे। और ये जो है हरे रंग का है, जो पकने के बाद में भी ऐसे रह जाएगा, सिर्फ सिकुड़न से हमें पता लगता है कि ये पक चुका है। तो ये फ्रूट भी इसमें पिछली बार अच्छे आए थे फलत, लेकिन इस बार थोड़े से कम आए हुए हैं क्योंकि इसका सबसे सप्लीमेंट कर दिया हमारे उस बैगनी रंग के पौधे ने। दाहिनी तरफ अगर देखेंगे तो ये प्रकृति का एक बहुत अनूठा पौधा है जिसे हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इनका बोटेनिकल नाम है अडोसोनिया डिगिटाटा। ये हमारे पास में तकरीबन 2 साल के हो चुके हैं और इनकी क्वालिटी के बारे में ये जीवन रक्षक हैं, इसलिए इनको कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। और लोगों की आस्थाएं हैं इस तरीके से कि कुछ भी मांगे तो अपने मन से मिलता है। अगर जीवन मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिलने के लिए आप जीवित हैं तो सब कर सकते हैं। ये एवोकाडो का पौधा है। अगली बार जब आप आएंगे तो इसमें हम आपको फल और फूल दोनों दिखाने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि हमने इसको ऑस्ट्रेलिया से मेरी छोटी बेटी फल लेके आई थी मेरे लिए, मैंने सीड से डेवलप किया है। और ये बहुत ही पैसेंस की ज़रूरत है। तकरीबन इसका 50 दिनों या 55 दिनों के बाद में सीडलिंग्स निकलती हैं, तो उतना पैसेंस आदमी के पास नहीं रह जाता। और ये करीब 6वें साल में फल देते हैं। ये 5 साल पूरा कर रहा है, तो अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें फल देखने को मिलेगा। ये एक विशेष पौधा है जिसका नाम है लक्ष्मी तरु, और इसके ऊपर एक दंपति जो बेंगलोर बोटेनिकल गार्डन में जिन्होंने इसको खोजा, इसको तलाशा, इसके गुणों के बारे में रिसर्च किया, तकरीबन 18 से 20 साल दोनों साइंटिस्ट थे, लगाया। और लगाने के बाद में इसके पेपर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पुटअप किया, क्योंकि इसमें कैंसर को रोकने की क्षमता है, इसमें कैंसर की बीमारी को ठीक करने की क्षमता है इसमें। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पेटेंटिंग किया और अब इसकी सरकार के तौर पे ये दवा बनाई जा रही है। मेरे पास में संजोग से एक पौधा मिला था और इस पौधे की इतनी अच्छी गुणवत्ता है। ये सिर्फ 4थे साल में पौधा है, लेकिन इसका फोलिएज देख करके आपको हैरानी होगी। और इसमें जो गुण थे उन्हीं गुणों के आधार पे हम लोगों को बताते भी रहते हैं। और इससे करीब 4 पेशेंट्स हमारे इस ज़िले के हैं जो लोग इनको ले जा कर के यूज़ करने का तरीका मैं उनको बताता हूँ। चूँकि इसके पंचगव्य भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अभी इसमें सिर्फ फोलिएज है, तो सिर्फ पत्तियों का उपयोग मैं उनको बताता हूँ। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे पास में बस्ती ज़िले के एक ऐसे मरीज़ हैं जो स्टेज 4 में कैंसर के पेशेंट थे, उनके ही बेटे मेरे पास में आए। और बातचीत करने के बाद में जब मैंने इसके गुण के बारे में उनको थोड़ी सी व्याख्या की, उन्होंने कहा सर मैं भी ले जाना चाहता हूँ। ये नीचे आप देखेंगे तो कटी हुई जितनी डालियाँ हैं सब कैंसर के पेशेंट ले जा चुके हैं, काट काट के मैं देता रहता हूँ। उनके बेटे ने अपने पिता को, जो स्टेज 4 के थे, बेड रिडन थे, डॉक्टरों ने सिर्फ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन दिया था कि 1 महीने 2 महीने जो चल जाएं अच्छा है, उनको 56 डेज तक इसका काढ़ा सिर्फ पिलाया। और आज वो व्यक्ति कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पूरे घर की सब्जियां ले आते हैं। और उन्होंने दवा करवाने से इनकार कर दिया कि अब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में नहीं जाऊँगा। BHU में टाटा का जो डिपार्टमेंट है कैंसर का, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में भेजे गए हैं और मैं ये खुशी से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पौधा जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अगर आपकी बीमारी को नहीं ठीक किया तो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये बहुत ही है, मैं इनको धन्य मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ये लोगों के लिए उपयोगी हो रहे हैं। यही मेरी सोच थी और इसी के तहत मैंने इन पौधों को, कैंसर रोधी पौधों को लगाया। आगे ये भी कैंसर रोधी पौधे, मेरे पास में कुल 10 प्रकार के कैंसर रोधी पौधे हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। और जिस भी चीज़ में, जिस भी फल फ्रूट या खाने की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो उस तरीके के जो विभिन्न बीमारियों में काम आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की एक प्रजाति है जो कैंसर के फ्री रेडिकल्स को मारने में काम आती है। तो ये हमने चुन करके मैंने उस तरीके के पौधे लगाने का प्रयास किया है। इसका कुछ कारण भी है जो कि इस समय बताना बहुत उचित नहीं होगा, पर ये एलिफेंट फूट है जो उड़ीसा के जंगलों से भुवनेश्वर में एक रिसर्च सेंटर, वहाँ से मंगवाया गया है।
और इसके फल बड़े होते हैं, उन्हीं का कंकॉक्शन बना के यूज़ किया जाता है। हाथियों को बहुत पसंद होने की वजह से एलिफेंट फूड दिया गया। और ये आम की कुछ जो विशेष प्रजातियां पूछा ने अभी लेटेस्ट डेवलप की, ये मल्लिका प्रजाति है जो काफ़ी अच्छा आम माना जाता है। और आगे आगे देखिए शकरकंद को भी लगाया गया है। ये हमारे अमरूद की बगिया है, हर रो एक वैरायटी है। कुल मिलाकर के 28 प्रजातियों के मेरे पास अमरूद हैं। यहाँ देखेंगे तो अंबिका प्रजाति की, श्रेष्ठा प्रजाति की, और वो लालिमा है, और ये भी एक प्रजाति है, ये देसी अंजीर है। तो ऐसे 5 प्रजातियों की जो डॉर्फ वैरायटी हैं और रंगीन हैं और अच्छे हर साल फलत देने वाली हैं, इनको लगाया गया है। ये बनारसी लंगड़ा कह लीजिए या चौसा जिसको बोलते हैं, वो प्रजाति है। आगे देखेंगे तो ये हमारे मौसमी और संतरे के पौधे हैं। ये मौसमी, इसमें फ्रूट आ चुके हैं और अच्छे फ्रूट बहुत अच्छी साइज़ के आए हैं। और इसके बीच में अगर देखेंगे तो वो आपको रेड एपिल वेयर का एक पौधा दिखाई देगा। ये प्रूनिंग ना होने की वजह से थोड़ा सा साइड में गिर गई हैं, बहुत अच्छी है। और ये कि चेरी गुआवा का एक पौधा है जिसके बच्चे बहुत लाइक करते हैं, लाल रंग का होता है, छोटे छोटे, बहुत मिठास है। तो हमारे जब भी नाती पोते यहाँ आते हैं सबसे पहले उनको इसी रो की तलाश होती है, पूरी रो इन्हीं की है। और वो इतने खुश होते हैं इनको खा करके, इकट्ठा करके, कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास उतने हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा, इसमें मैंने 6 प्रजातियों के इंटरक्रॉपिंग करके हल्दी के लगाए हैं। और कुछ प्रयास अदरक के लिए किया था, सक्सेसफुल नहीं लगता है क्योंकि अदरक के पौधे उतने ज़्यादा अच्छे डेवलप नहीं हुए, क्योंकि ये कोई सीड नहीं था, मैंने मार्केट से ख़रीदा और उसको सो कर दिया था। ये देसी प्रजाति के सैजन हैं जिनकी पत्तियों को हम अपने एनारोबिक डाइजेस्टर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए काढ़े में भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी संतरा का पौधा है। ये 2 तरीके की चेरी के पौधे हैं, बारबाडोस चेरी और दूसरा ये चेरी। और इनके साथ साथ में ये पीला बाम्बू है जो लाठी बांस कहते हैं, ये अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है और इस पे इसकी जो ग्रीन स्ट्रिप्स हैं वो इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे ढेर सारे उपयोगों में। ये जो आप जिस पे आप फोकस कर रहे हैं अभी, ये काल्मिक का पौधा है और इसकी मैं खेती कर चुका हूँ और अच्छी उपज मिलने के बाद में इसकी जितनी भी फोलिएज थी सारे को मैं पतंजलि को डोनेट कर चुका हूँ। और उसके बाद उससे सीड से जो प्रोपोगेशन अपने आप ऑटोमेटिक होता है, ये पूरे गांव, जिस गांव में मैं हूँ दुबखरा गांव के पूरे लोगों को बीमारी से बचाने में सारी के सारे लोगों को पता लग गया है। वो यहाँ आते हैं, अपने हिसाब से ले जाते हैं जितनी उनको ज़रूरत है। काढ़ा बनाने से बुखार ठीक हो जाता है, यानी सर्दी जुकाम को भी उनको फ़ायदा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। पर ये विशेषतया इसकी दवा जो लीवर के लिए बनती है। अब ये देखिए इसमें फलियाँ लग रही हैं, इसके सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं और जैसा मैंने कहा कि 3000 रुपये केजी तक बिकते हैं इसके। और ये जो है बहुउपयोगी है और इसकी पत्तियों में इतनी कड़वाहट है कि अगर किसी को दे दिया जाए मुंह में तो ये कहा जाता है कि मिर्ची से तकरीबन 14 गुना ज़्यादा कड़वी है और इसका जो इफ़ेक्ट कम से कम 10 से 15 मिनट तक रिटेन करता है। तो बहुत ज़्यादा आदमी को परेशान भी करता है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। इसी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे दाने वाले ये नेपाली पीली सतावर है, नीचे लगी हुई है। ये देखिए इसमें फल आने लगे हैं। तो ये क्रीपर टाइप का है, ये चढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो एक विलुप्त प्रजाति का पौधा है जिस बारे में भी बताऊंगा, वो लगा हुआ है और इसमें प्रचुर मात्रा में हमें कंद मिलते हैं जिसको कि बहुत तरीके से उपयोग किया जाता है। एफ्रोडाइसिक भी है, माताओं में लैक्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं में दूध को बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। काफ़ी गुणवान पौधा है और सतावर का आप सभी पढ़कर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको उसकी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी, बहुत उपयोगी है। और नेपाली पीली सतावर की सबसे ज़्यादा कीमत मिलती है। उनके कुछ पौधों का मैंने रोपण किया था अलग अलग जगहों पे, यहाँ से लेके आपको इधर फेंसिंग है उस फेंसिंग के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया था, उनको आसान लगा, इन पौधों पे आ गए। प्राकृतिक सिंदूर है, इसको कोई रोली का नाम दे देता है, कोई चंदन कह देता, कोई कुछ कह देता, लेकिन ये प्राकृतिक सिंदूर, इसका जो रंग है बहुत ही डार्कर है। हाथ में लग जाने के बाद जो कच्चा होता है जिसमें वहाँ इसमें खुशबू अच्छी है आती है और बहुत ही, मैं आपको अगर दिखाने का प्रयास करूँ
पांडे जी। तो ये देखिएगा, ये इसमें जब तक ये कच्चा है ये बहुत ही अच्छी महक देगा, और थोड़ा सा भी इसको 2 दाने ले लेंगे, ये देखिए, और इसको मैं आपको चंदन के तौर पे अगर लगा दूं तो आपको एक एहसास, अभी आप खुद बताइएगा कि क्या आपने एहसास किया, इसको देखिएगा। और फिर मैं इसके गुणों को और थोड़ी सी बताता हूँ, अतिशयोक्त हो सकती है आपको लगे। इसमें ठंडा बहुत ज़्यादा, यही कारण है जब हमारी माताएं और बहनें इसको उपयोग करती थी और अपने शर में यहाँ से लेके ये सिंदूर के त्यागे पे जब इसको इस्तेमाल करती थी, उनका मस्तिष्क कितना ठंडा होता था, तो पूरे घर की झंझावात के बावजूद भी वो अपने आप को मेंटेन कर पाती थी, अपने घर को सुधार पाती थी। कहीं बच्चा पीछे खींच रहा है, कोई हस्बैंड कभी कुछ बोल रहा है, बूढ़े बुजुर्ग जो घर के हैं वो अपनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन सबको सुनने के बावजूद में वो अपने कूलनेस को बनाए रहती थी। प्रकृति के साथ जो गुण हैं, उन्हीं गुणों के कारण इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे बताया कि हल्दी की तमाम प्रजातियां हैं, तो ये 6 प्रजातियों को मैं इसकी प्रोसेसिंग करने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि अपने लिए और बढ़ा सकें, और साथ साथ में इसको प्रोसेसिंग करके जो ज़रूरतमंद, जिनको ज़्यादा इच्छा होती है कि मतलब हमें कुछ अच्छा मिले खाने का, उनको एक टेस्ट के लिए, उनके अंदर वो जिज्ञासा जगाने के लिए हमें जैविक की तरफ मुड़ना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कुछ लोगों तक पहुँचाया जा सके। ये एक अगेन विलुप्त प्रजाति का पौधा बड़हर, जिसको हम बोलते हैं मंकी फ्रूट अंग्रेजी में बोलते हैं, ये जनरली देखने को अभी कम मिल रहा है और खाने में खट्टा मीठा बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये बीज कहीं से मुझे मिल गए थे, क्योंकि मुझे रेयर प्लांट्स के कलेक्शन के लिए थोड़ा शौक है, और मेरे बच्चे जब भी बाहर कहीं जाते हैं उनको उस तरह की कोई चीज़ें मिल जाती तो ले आने का प्रयास करते हैं। बीजों से मैंने किया है और काफ़ी लोगों को देने का भी प्रयास किया है कि आप भी इस प्रजाति को थोड़ा डेवलप करें। तो अभी इसमें ये 1 साल का ही पौधा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और देखते हैं कब इसमें फ्रूटिंग आती है, क्या इसको बचा पाए हैं हम कि नहीं। ये नागपुर की एक प्रजाति है शरीफे की, कैस्टर्ड एपल जिसको बोलते हैं, और ये इसका वज़न 1 केजी तक हो जाता है। जबकि मैं फ्रूट को देख करके पौधा लेके आया था, मैं 1 केजी तो नहीं वज़न पा सका, लेकिन तकरीबन 450 ग्राम तक मुझे वज़न मिल चुका है इसमें, और अच्छी फलत आती है। ये गुजरात पिंक करके एक अमरूद की नई वैरायटी है। मुझे अभी पूना एक्सपो में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ से ये प्रजाति मुझे मिली जो मेरे पास में कलेक्शन नहीं था, तो एक पौधा ले आ सका, उनको लाने का कोशिश किया है। ये हमारी जो सेब की बगिया है, जिसमें 3 तरीके के सेब लगे हुए हैं, 20 पौधे हैं कुल, और हरमन 99 जैसा कि ट्रॉपिकल रीजन के लिए बनाई गई प्रजाति है, अन्ना, डोरसेट एंड हरमन 99, ये 3 प्रजातियों के, जो कि लाल, गोल्डन कलर और ग्रीन कलर के, ये 3 तरीके के सेब आते हैं, बहुत बड़ी मात्रा। ये 4थे साल में है, और ये पहले साल से मुझे फ्रूटिंग देना शुरू किया, जबकि बहुत छोटे थे उस समय। इनके सलाह पे, सप्लायर के सलाह पे मैंने उनको फलों को और फूलों को तोड़ दिया था, लेकिन ये उसके बाद से लगातार ये दे रहे हैं, और इतनी संख्या में आ जाते हैं कि हमारे स्कूली बच्चे ही जब विजिट करते हैं वही खा के इनको ख़त्म करते हैं। चूँकि यहाँ से कोई अभी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, मैं इनको बाज़ार नहीं भेजना चाहता, तो इसलिए लोगों को दे करके ही। ये कैंसर रोधी अगर दूसरा पौधा है, आप देखेंगे यहाँ कुछ अंजीर की प्रजातियाँ हैं, जैसे डायना प्रजाति, टर्किश ब्लैक, और ये रामफल जिसको परसिमन बोलते हैं, वो कैंसर में बहुत उपयोगी है। जैसा भगवान राम का नाम है उसी तरीके से फल की सुंदरता है, और उसमें उतने ही गुणवान, उतनी मीठी है चीज़ है वो, और गुणकारी है बीमारियों के लिए भी। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और ओमेगा 3 इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो है अखरोट की ही फैमिली का ये है, और अखरोट से 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली और 3 गुना ज़्यादा गुणवान भी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में अभी है। ऑस्ट्रेलियन मूल का ये पौधा है, यहाँ पे बाहर से मंगवाया गया है, और ये जो है इन पे एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से मैं इसको कैंसर के रूप में इसको यूज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। पौधा अभी छोटा है, 1-2 पौधे सर्वाइव भी नहीं हुए, लेकिन ये जो पौधा सर्वाइव किया है, उम्मीद करता हूँ कि 1-2 साल के अंदर ये इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा है, तो शायद हो सकता है कि फ्रूटिंग देखने को हमें मिले। और इसमें बहुत कीमती भी है, अखरोट से कई गुना ज़्यादा कीमती भी बिकता है, और प्लस साथ में वो गुण भी उसमें है। परसिमन का एक पौधा यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी है, जो रामफल के नाम से जाना जाता है, कैंसर रोधी है, अभी डायमेंसी में चल रहा है,
अब निकलना शुरू होंगे। इसमें खूबसूरत है, नाम भी इसका है अलग अट्रैक्शन में लिए हुए है और उतनी ही खूबसूरती इसके फलों में है। जैसे देखिए आप, चेरी रेड, यानी चेरी की एक अलग रंग होता है जो बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो उसी रंग का ये पौधा है और ये बंचेज में आता है, ये बड़े नहीं छोटे फ्रूट होते हैं। चेरीज की प्रकृति है, यानी छोटा छोटा फल लगेगा और बंच में आएगा, एक साथ 10 से 12 लगे और बिल्कुल लाल रंग के होंगे। तो देखने में खूबसूरत के साथ साथ में मिठास इसमें बहुत होती है, गुणवान बहुत है कलर होने की वजह से। तो कलों के जो भी रंगों के जो इफेक्ट हैं, जो उनमें लाइकोपिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रचुरता में पाई जाती हैं। तो खाने में मिठास, देखने में सुंदरता, मन को भाता है। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाली जो पद्धति हमारी है कि जो चीज़ सुगंधित वही पुष्टिवर्धक है, वो चरितार्थ करता है। ये है जिंजुआ के पौधे। ये आड़ू की एक वैरायटी है सतलुज, जो कि बहुत ही फेमस वैरायटी है, बड़े साइज़ के होते हैं, कलर इसका बड़ा अट्रैक्टिव होता है और ये अभी डोर्मेंसी में है, लेकिन अब पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। जानवरों की चारा है, बरसीम ग्रास, और इसी के साथ साथ में मलाई घास एक बोलते हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, दोनों मिक्स करके लगाए गए हैं। ये अलग चीज़ जिसे बब्बू गोशा, जो नाशपाती फैमिली का है, वो अपनी मिठास और खाने में जो उसकी सुगंध होती है, पल्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादातर ग्रीन वैरायटी के मिलते हैं, लेकिन ये रेड वैरायटी का बब्बू गोशा मिल जाने से इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो मुझे एक पौधा कहीं से मिला था और वो लेकर के मैं आया हूँ, और ये अभी डोर्मेंसी से उबर करके अब इसमें आगे बढ़ रहा है। इसमें कुछ पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। 2 से 3 साल का ग्राफ्टेड है, 2 से 3 साल का पौधा समय लेता है फलत देने के लिए। उम्मीद करते हैं, छोटा छोटा प्रयास है। ये मसालों में अगर हम कहें तो मेरे पास लौंग भी है, काली मिर्च है जिसमें फूट आ रहे हैं, और लहसुन के सब्स्टिट्यूट हैं, गरम मसाले का सब्स्टिट्यूट है, और छोटी इलायची भी है। और मेडिसिनल प्लांट में यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए, इंसुलिन प्लांट है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हितकारी है। बाएं देखेंगे तो इसमें सलाद मटर जैसा मैंने बताया था। राइट साइड में मैं अपने सीड से अपना ही सीड तैयार करके, ये सफ़ेद प्याज है, इन्हीं का उपयोग मैं करता हूँ। और सफ़ेद प्याज में अपने सीड उगा करके तकरीबन तीसरी साल हो चुके हैं मैं अपने खेतों में उन्हीं अपने ही सीड को लेके उसी को नर्सरी बनाता हूँ, उसी को फिर ग्रो करता हूँ। ये एक आपने सुन रखी होगी, सरसों की कई प्रजातियाँ उसी फैमिली में एक आता है, हम लोग तो उसको देसी भाषा में त्यूरा के नाम से जानते थे, जो अब विलुप्त हो चुका है। तो इसके सीड मेरे सरसों की खेतों में पिछली साल कुछ मुझे मिल गए थे, उसको संरक्षित किया था, इस बार इसको ग्रो किया है। तो त्यूरा है जो खाने में बड़ा तीक्ष्ण होता है, उसकी पत्तियां जानवर खाने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो इसलिए उसको लगा करके और बीज प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि चारे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाए। ये हाँ, कई किस्मों की जो वैरायटी है वो यहाँ पे आप देखेंगे सामने ये जो पौधा है, इसमें एक बार ऐसे मन में ख्याल आया कि ये पौधा अगर हमारी जाने वाली राह के किनारे है तो हर समय इसमें आम दिखे तो क्या करना चाहिए। तो एक शाइन मैं लेके आया, एक पौधा लेके आया जिसमें नेचुरली 3-4 ब्रांचेज निकल गई। तो मन आगे बढ़ा और हमने कहा इसको ग्राफ्टिंग किया जाए। तो सबसे पहले जो पकता है आम गौड़जीत, उसकी ये डाली है, मोटी वाली डाली, बहुत संख्या में हर साल आती है इसमें आम। और ये चूँकि सामने होता है, यहाँ कभी कभी मैं भी बैठता हूँ, लोगों के साथ बातचीत भी करता हूँ, तो बच्चे भी जब आते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा कंपटीशन होता है कि इसमें पका हुआ आम सबसे पहले मिलता है उनको। इससे पीछे की डाली में आम्रपाली है जो सबसे लेट पकती है, और बीच की जो ये डाली है इसी में 10 प्रजातियों के हमारे जो रेगुलर बीच में जो आने वाले पकने वाले जो समय पे जो पकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पत्तियों की डिफरेंस से आपको मालूम हो जाएगा, ये एक अलग डिफरेंस दिखाई दे रहा, ये एक अलग, ये पत्तियाँ अलग हैं, ये अलग हैं, और वो अलग है, ये भी अलग है। इनकी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ग्राफ्ट भी आपको दिख जाएगी, अगर आप देख पाएँ। देखिए ऐसे ही इसकी ग्राफ्ट की हुई है, यहाँ पे ये एक प्रजाति का है, इसमें यहाँ पे ग्राफ्ट की हुई है, यहाँ पे इसकी ग्राफ्ट की हुई है, और इसमें देखेंगे तो ऊंचाई पे ग्राफ्ट एक जगह किया हुआ है जो कट में बन जाता है, ये वी शेप दिखाई देगा।
तो इन सारी चीज़ों में वैरायटी में 10 वैरायटी इसमें, एक उधर आम्रपाली और इधर गौड़जीत। तो हमेशा आम के सीज़न में गर्मियों में पूरे समय पे आपको इसमें कोई न कोई वैरायटी के 2-4 वैरायटी के आम इसमें हमेशा दिखाई देते रहेंगे। और उस साइड में अगर देखेंगे तो आपको विशेष, जैसा कि मैंने कहा, उन सारे पौधे आपको दिखाई देंगे। कुछ यहाँ पे मेडिसिनल वैल्यू के जो विशेष गुण रखते हैं हमारे, वो पौधे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फूल तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन मैं आपको इनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग आस्थावान व्यक्ति हैं। नाम है इसका विशैलकर्णी, संस्कृत का वर्ड है यानी विष को हरण करने वाला। हम लोगों ने रामायण पढ़ी है, लेकिन हम सबको मालूम है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी तो उनको संजीवनी बूटी दिया गया, वो ठीक हो गए, जो कि कहीं न कहीं पे बहुत सही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में इसका संदर्भ आता है कि जब सुषेण वैद्य ने सलाह दिया था उनको पहाड़ी को लेके आने के लिए, हनुमान जी को जब वो लेके पहुँचते हैं तो सबसे पहला जो चीज़, जो जड़ी बूटी को उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो था कि जो उनको बाण लगा हुआ था उस बाण को शरीर से बाहर निकालना और बाण के जो जहर का असर है उसको ख़त्म करना। तो ये वो पौधा था विशैलकर्णी। मैं इसको प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ अपने बाग में, और हमारे जो स्टाफ हैं, जो काम करने वाले हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरे ततैया की कई वैरायटीज़ मिल जाती हैं और वो काफ़ी पेनफुल होता है, कभी बिच्छू भी कहीं कहीं निकल जाते हैं। तो ऐसे बिच्छू और इन सब चीज़ों के लिए अक्सर हम लोगों को काट लेते हैं। इनकी 3-4 पत्तियां लेके आप अपने हाथ में मसलिए, जिस जगह पर लगा हुआ है आप उधर रब कर दीजिए। उनके जो डंक अंदर रह जाते हैं वो डंक भी निकल जाते हैं और 3 से 4 मिनट टाइम लेता है। स्वेलिंग है सब्सिडाइज हो जाएगी, पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमें ततैया ने काटा था, यहाँ बिच्छू ने मारा था। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर मैंने ट्रायल लिया। सांप के लिए भी उतना ही उपयोगी है। अगर ये भगवान लक्ष्मण के बाण को निकाल करके उनके जहर को ख़त्म सकता है, तो उसमें दूसरी जो जड़ी बूटी थी उसका नाम मुझे इस समय नहीं याद आ रहा, उसको देने के बाद में वो घाव भरे थे। और महाभारत में संदर्भ आता है कि नकुल और सहदेव को ये, उनके पास में ये गुण था कि जितने भी सैनिक हाथ से कटे हुए, घाव लगे हुए, भाला लगे हुए आते थे शाम में शिविर में, वो कुछ जड़ी बूटियों का लेपन करते थे, रात रात भर उनके घाव भरते थे, सवेरे फिर वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। और तीसरी बूटी थी संजीवनी, जिसको जब उन्हें अप्लाई किया गया तो मूर्छा से बाहर आए और उनको ये समझ आई कि मैं लक्ष्मण हूँ, मुझे बाण लगी थी। तो ये 3 चीज़ों की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया था। बाकी ठीक है, मंडेलिया है पौधा, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये दूसरे टाइप के हिबिस्कस के प्लांट हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि यही प्रेरणा मेरे मन में भी है कि लोग अगर प्रेरित होते हैं तो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो कहीं न कहीं करने की संभावना बढ़ती है। अगर उसका उपयोग करेंगे तो फ़ायदा ये सुनिश्चित है, 100% प्योर, बिल्कुल सही है कि उसका फ़ायदा होगा। श्री अन्न में मैंने सारी चीज़ों की खेती, बाजरा से लेके बाजरा, ज्वार, रागी, फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, हरी कंगनी और इसके साथ साथ सांवा, कोदो, सभी की मैंने खेती की। और सबके बीज संरक्षित करके लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए, जब हमारे पास में यहाँ प्रगतिशील किसान लोग आते हैं, महीने 2 महीने में एक बार यहाँ सबकी मीटिंग होती है, तो उसमें सबको देके प्रेरित करने का कोशिश किया। मेरे पास में थोड़ा लैंड होल्डिंग यहाँ कम है, तो मैं अभी अपने उपयोग में जो डायरेक्ट आने वाली चीज़ें हैं उनको रेगुलर मैं खेती कर रहा हूँ। जैसे अलसी और सफ़ेद रागी। रागी में 3 तरह के होते हैं, हम लोग यहाँ पे लाल रागी को सब प्रचलित तरीके से उगाते हैं, लेकिन ये सफ़ेद रागी मैं बेंगलोर के GKVK यूनिवर्सिटी से लेके आया था, क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि कुछ अलग लगाने की। मैं 3-4 साल प्रयास किया लेकिन उसको उगा नहीं पाया। फिर वहाँ से जा कर के उन लोगों से कुछ कंसल्ट किया और उनसे उनके बीज लेके आया। तब से आज मुझे 4था या 5वां साल है, मैं अपने ही बीज को संरक्षित रखता हूँ और उन्हीं बीज का हम कम से कम तो जितने भी एरिया में करते हैं, मुझे हर साल, पिछले साल मुझे 70 kg करीब मिला था, इस साल भी मुझे करीब 60 से 70 kg के बीच में है, अभी तौला नहीं है, तो वो मिल जाता है। इसको डायरेक्ट आप ग्राइंडिंग करके इसके लड्डू बना सकते हैं, इसके इडली बना सकते हैं, इसके डोसे बना सकते हैं, और ये चीज़ें खाने में इसकी छिलका कहीं भी अवरोधी नहीं होता। अलसी को डायरेक्ट आप हल्का सा भूनने के बाद में इसको ग्राइंड करेंगे तो इसके लड्डू बना सकते हैं, जो आपको ओमेगा 3 की प्रचुर मात्रा देता है। और बाकी चीज़ों को मैं फॉक्सटेल मिलेट जो है उसको, फॉक्सटेल मिलेट और ये रागी जो है, ये 2 चीज़ों की रेगुलर अपनी खेती कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को बताता रहता हूँ। अगर किसी को बीज खराब हो गया है, नहीं मिल पाता है, तो उसका भी कहीं न कहीं से प्रबंधन कर देता हूँ।
दूसरी बात आपने कही खाने पीने की चीज़ों में, मेरा बेसिक फोकस रहता है कि अगर कोई भी चीज़ खाई ही जाए और अगर प्राकृतिक रूप से उसमें कोई गुण हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्वाद को इन्हांस करने के लिए, तो ऐसी प्रजातियों का हम यहाँ पे एक बार अपने आप में ट्रायल करें। जो उपयोगी हैं उनके लिए मैं फिर बीजों को लोगों को देने की प्रयास करता हूँ, जो भी थोड़ी मात्रा में। अभी अगर हम आपसे शेयर करें तो पिछली बार मैंने 14 प्रजातियों के धान यहाँ पे उगाए थे, जिनमें 6 प्रजातियां जो ऐसी थी जो कैंसर को ठीक करने वाली, यानी उनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा थी। उनका हमने उपयोग किया था, उनको यहाँ पे प्रोपोगेट किया था एक ट्रायल के तौर पे। मुझे 5-5 ग्राम एक्सचेंज मेथड से, जो किसान इन बीजों को संरक्षित करते हैं वो पहले कुछ लेते हैं फिर उसके बाद में देते हैं, तो मुझे 5-5 ग्राम बीज मिले थे और मुझे ये प्रयास था कि इन सब के बीजों का संवर्धन कर लूँगा। उन 14 प्रजातियों का नाम भी मैं आपको दे दूँगा। और मेरे पास में काला चावल, लाल चावल, हरा चावल और ये सब कैंसर रोधी जितने भी हैं सफ़ेद चावल के सारी प्रजातियाँ 14 की 14 मौजूद थी। और बहुत खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम उनको जर्मिनेट कर पाए, टिलरिंग उनमें अच्छी हुई। लेकिन 2 से 3 प्रजातियों को छोड़ करके हमारे एटमॉस्फेयर में वो धान बहुत ही उचित मात्रा नहीं दे पाए। ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड मैंने 10 प्रजातियों को ट्रायल करने के बाद में, चाहे वो खपली हो, चाहे सरबती हो, चाहे वो नन्हा सम्राट हो। नन्हा सम्राट तो मुझे खुशी हो रही कि आपने इसको प्रोवाइड करवाया था मध्य प्रदेश से आज से 7 साल पहले, और तब से लेकर के मैं अपने बीजों का उपयोग करके नन्हा सम्राट मेरे खाने में, चूँकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, आज तक मेरे पास में वो मौजूद है और मैं उसका उपयोग ज़रूर करता हूँ। और बीज भी देने की पोजीशन में होता हूँ कि अगर कोई मांगता है 10-5 केजी तो मैं उसको देता हूँ, समुचित मात्रा में मेरे पास होती है। तो सारे प्रयास के बाद में जो मैं नटसेल में निकाल पाया कि अगर किसी को उपज और थोड़े स्वाद की कमी चाहिए तो कुदरत की जो एक विश्वनाथ वैरायटी है वो मैं सजेस्ट करूँगा, और जो कि मैं थोड़ा बहुत बीज लेने के बाद में अपने आप में मैंने खा लिया। मैं जो अपने लिए करता हूँ सरबती गेहूँ जिसमें ग्लूटेन नहीं है, और जो नन्हा सम्राट या सोना मोती के नाम से जाना जाता है, ये 2 प्रजातियों को मैं हमेशा करता हूँ। काला गेहूँ भी मैंने उगा लिया, लोगों को बीज भी दिया, आज ये पिछले साल भी दिलाए हैं, कुछ मेरे पास में पड़े हुए थे। आटे से अगर कोई खाना चाहता है तो उसकी रोटी बनवा के भी उनको स्वाद कराता हूँ। पर मैं अपने लिए जो उपयोग में करता हूँ ये 2 प्रजातियों को करता हूँ। और खाने के लिए जो धानों में है, मैं सारी चीज़ें काला नमक से ले करके आपको 20 प्रजातियों का मैं धानों की कर चुका हूँ। लेकिन मुझे जो अंततोगत्वा जो फाइनली जिस पे अपनी ज़मीन की होल्डिंग को देखते हुए जो उसको कहते हैं ज़ीरोइंग करना पड़ा कि यही मेरे लिए उपयोगी होगी, वो है मालवा की 157 मालवा सुगंधा, अरे कहते हैं मालवी सुगंधा 157 नंबर की एक धान की प्रजाति है। वो समुचित मात्रा में उपज भी हो जाती है, सुगंध भी उसमें अच्छा है, खाने में अच्छा, चावल टूटता नहीं है, एक वो करता हूँ। और दूसरा जो है एक पौराणिक बासमती है जो एक्सपोर्ट वैरायटी है, बहुत लंबे हो जाते हैं लेकिन उसके चावल टूटते नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों की अपने लिए साल भर के खाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए और लोगों को मांगने पे बीज देने के लिए इन 2 प्रजातियों का करता हूँ। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली बात तो हम खेती कैसे करें, इसके लिए मैं 1 मिनट का समय लूँगा। देखिए, खेती हम नहीं करते हैं, खेती जीवाणु करते हैं। ये हमारी गलतफहमी कि मैं बड़ी अच्छी खेती कर रहा हूँ, मैंने इतनी उपज दे दी। अगर हमारी भूमि में, जैसे कि आपने पहले कार्बन की बात करी थी, जीवाणुओं की संख्या अगर नहीं है तो वो जो वातावरण से जो चीज़ें नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस फिक्सेशन और ये जो है पोटास फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु हमारी ज़मीन में नहीं होते, और अगर हमारी ज़मीन में वो नहीं है तो हमारे अंदर यहाँ कछुओं की संख्या नहीं दिखाई देगी, वो पोरस हमारी ज़मीन नहीं हो पाएगी, पानी की होल्डिंग नहीं हो पाएगी, लीचिंग होने शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हाँ, जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे में हमें प्रयास ये करना होगा कि हम अपनी ज़मीन का सुधार कर करके पर्यावरण से जो चीज़ें मिलने वाली हैं उनका संरक्षण करें। और सबसे ज़्यादा जो हमें चिंता होती है कि हमारा जो है प्रोपोगेशन या जो कहते हैं पॉलिनेशन कम होगा, तो पॉलिनेशन करने में हमारी मधुमक्खियों का बड़ा योगदान होता है और चिड़ियों का बड़ा योगदान होता है पेड़ पौधों की परिणति। हमें एक चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे जो खेती बाड़ी की जगह है वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे हों जिनमें कुछ खाने के लिए साल भर मिले, जहाँ पशु पक्षी आएँ, जिससे हमारी पॉलिनेशन की प्रॉब्लम कम हो और हमारी उपज बढ़े। जब पशु पक्षी आएंगे, खाने को तो मिल गया, अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो खा करके दूसरी जगह उड़ जाएंगे, तो आपको उतना उसका समुचित लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप पानी की व्यवस्था करते हैं तो आपको फील्ड पे एक जगह पानी की व्यवस्था
हम अपने ज़मीन को इस तरीके से फैक्टराइज़ कर नहीं पाए, लेकिन एक टैंक हमारे पास में 1000 लीटर का है, जिसको दिन में हम खोल देते हैं, चिड़िया वहाँ पानी पी लेती हैं और खाने के लिए प्रचुरता पेड़ों की आपने देखी है। अब आती है बात कि अगर वो खाना और पानी दोनों मिल गया तो आपके यहाँ घोंसला लगाती हैं। घोंसला जब लगाएँगी तो दिन भर सुबह उठ कर के तुरंत वो दूसरी जगह ना जा कर के आपके फील्ड में जो इंसेक्ट्स होंगे, बहुत से ऐसे होते हैं जो कीट-पतंगों को खा कर करते हैं, तो आपके खेतों की सुरक्षा होती है। और वो जब पेड़-पौधों पे बैठेंगे तो उनके ज़रिए पॉलिनेशन भी होता है। तो इन चीज़ों की आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो जैविक खेती के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, वो समझ लें कल का जीवन जैविक जीवन ही है या प्राकृतिक जीवन है। प्रकृति से कंपटीशन नहीं किया जा सकता, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। हम ये कह सकते हैं हम कुछ अंश तक प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहा जा सकता। सरकार भले ही इसको बढ़ावा दे रही है, भले ही सब लोग कहना शुरू कर दिया कि प्राकृतिक खेती करता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बगैर टेलरिंग की खेती कोई नहीं कर रहा है, तो हम प्राकृतिक को नहीं कर सकते, हम प्राकृतिक कर रहे हैं। हाँ, चीज़ों को, संसाधनों को हम कम, अपने खेती-बाड़ी में उपज जो हो उन्हीं का उपयोग करने का प्रयास करें। अपने बीज को संरक्षित करें, सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो होता है वो बीज है। और गौ माता आधारित से करें, गौ आधारित करेंगे तो जो उसके गोबर को आप अपने खेतों में डालेंगे वो आपके ह्यूमस को और कार्बन रेशियो को भी बढ़ाएगा। कार्बन रेशियो जिस दिन आपका 1 से ऊपर चला गया, कार्बन कंटेंट का परसेंटेज, आप कुछ भी डालेंगे आपकी खेती में उपज होगी, अच्छी उपज होगी। और इसको खाने का तरीका फिर किसी समय पे हम बातचीत कर बताएंगे। अगर उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़रूरतें बहुत कम हैं और सारी चीज़ें उपयोगी मिलती हैं। आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाने पाएंगे। जो एक्स्ट्रा पैदा करके आप डॉक्टर को देते हैं वो चीज़ों की कमी आएगी और आप अपने आप में खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आगे आने वाली जनरेशन को समृद्ध कर सकेंगे और उनको एक मैसेज भी दे सकेंगे कि बेटा ये जीवन शैली जो हमने अडॉप्ट करी है, इसको और आगे ले जाने का प्रयास तुम लोग करना। और यही कल का जीवन है। यही संदेश मैं उन किसानों को देना चाहता हूँ जो इस तरफ आगे बढ़ना चाहता। अगर यहाँ कोई पहुँचना चाहता है तो गूगल में हमारी लोकेशन है राजश्री मिश्रा प्राकृतिक कृषि फार्म। ये डालते ही एक उसमें 3-4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, कई जगहों का दिखाएगा, लेकिन एक जगह दुबखरा लिखा होगा, गांव का नाम है। तो राजश्री मिश्रा प्राकृतिक कृषि फार्म दुबखरा जब आप डालेंगे सीधे आपको लोकेशन यहाँ की मिल जाएगी और आप जो भी आपके संसाधन हैं आप उसके तरीके से आ सकते हैं। बाकी हमारे 2 नंबर्स हैं, उन पे आप कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे जहाँ भी रहेंगे हम अपने स्टाफ को गाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ फार्म पे नहीं हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, अपने आप टहल गुड़िया है, कोई रुकावट नहीं है, अपने आप टहल करके आप देख सकते हैं और चीज़ों का संज्ञान ले सकते हैं। जिन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं हो पाती है या जिज्ञासा बढ़ती है, उसको कभी आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं या दूसरे टाइम पे जब मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। और मेरा 2 फ़ोन नंबर है जो सिर्फ बात करने के लिए 9452213333, ये एक नंबर है। और दूसरा नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वो है 8795282699। इन 2 नंबरों पे आप कॉल करेंगे तो हमारी उपलब्धता मिलेगी और आपको वो समय भी मिलेगा जब अगर आप यहाँ आना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो।